देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको हमारा प्रणाम। बद्री विशाल की कृपा आप सब लोगों को बनी रहे, इस आशा के साथ। आ, देखिए, इट्स ए वेरी चिली मॉर्निंग टुडे, तो मैं थोड़ा जैम पैक दूं, क्षमा कीजिएगा ना। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एकेडमिक इंटीग्रिटी। बात करने वाले हैं एकेडमिक ऑनेस्टी की और एकेडमिक इंटीग्रिटी। देखिए, क्या सब चीज जानते हैं हम लोग, मैंने एक बार पहले भी बताया था, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड in the academic environment, and rather in any environment, we have adopted a facultative integrity. जूलॉजी में एक शब्द है, मैं शायद खैर जूलॉजी मैंने 12th तक ही पढ़ा है। फैकल्टेटिव एरोबिक्स क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया, इस तरह से बोलते हैं। फैकल्टेटिव मीन्स परिस्थिति के अनुसार वो ऑक्सीजन से भी खाना बना लेते हैं और अनऑक्सीजन से और विदाउट ऑक्सीजन भी जो है खाना बना लेते हैं। फैकल्टेटिव बोलते हैं उसको, मतलब परिस्थिति जन्य या परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। वो एरोबिक भी हो जाते हैं, एनारोबिक भी हो जाते हैं, किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। तो हम लोगों की जो ऑनेस्टी है, चाहे किसी भी फील्ड में, वो फैकल्टेटिव ऑनेस्टी है। ठीक है, ऑनेस्टी, फैकल्टेटिव ऑनेस्टी मतलब परिस्थिति जन्य ईमानदारी। ठीक, हिंदी में बोलूं तो मतलब अगर कहीं 5 रुपए का नोट किसी मंदिर में गिरा है, कहीं गिरा है, तो हम शायद नहीं उठाएंगे, तब हम ईमानदार हैं। लेकिन अगर वहीं 2,000 का नोट गिरा होता है तो हम तुरंत बिना किसी पूछे इधर उधर देखे उसको उठा लेते हैं। इसे बोलते हैं परिस्थिति जन्य ईमानदारी। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी है और हम उसको वो भी नहीं मानते। लेकिन क्षमा कीजिएगा, एकेडमिक इंटीग्रिटी उन सबसे ऊपर है। एकेडमिक ऑनेस्टी, एकेडमिक इंटीग्रिटी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि बताया कि आप चोरी 5 रुपए की करते हैं या 5 करोड़ की करते हैं, चोरी चोरी। इसी टोन के साथ मैं आज का जो लेक्चर है, जो 2 पार्ट में हमने बात किया है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एकेडमिक ऑनेस्टी इंटीग्रिटी की बात करेंगे पहले पार्ट में, और उसके बाद जो है आई विल बी फोकसिंग ऑन द प्लेजरिज्म, जो साहित्यिक चोरी जिस नाम से जाना जाता है, उसको थोड़ा फोकस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि हाँ ये कोई टर्म है, लेकिन उसको कैसे पालन करना चाहिए, उसको कैसे इनकलकेट करना चाहिए, इनक्यूबेट करना चाहिए एज ए हैबिट अपने अंदर, वो जरूरी है। तो मित्रों, मैं शेयर करता हूं अपना प्रेजेंटेशन आज का। yes, yeah. तो पहला तो वही जो हम बात करने जा रहे थे। खैर, मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो हम इस पे बात करेंगे, एकेडमिक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की थ्योरी टू प्रैक्टिस अप्रोच, आज के विषय के तौर पर। पहली स्लाइड एज यूजुअल, मजे की बात है, मैंने कल ही आपको एक बात बताया था कि पहला करेक्टर ही करेक्टर है, पहला करेक्टरिस्टिक करेक्टर है शुचि, जिस पे आज हम जो है बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ए मैन ऑफ करेक्टर, a guru without character, is it possible? A teacher without character, is it possible? No, not at all. सबसे पहली प्राथमिक जो है गुण है, वो करेक्टर ही है था, उसके बिना कुछ नहीं। तो इसी विचार के साथ कल हम बात कर भी चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन 9 लक्षणों को, शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, द्युतिमान, स्तुतिमान, कृति, नम्र, उत्साही, जिज्ञासु, कोशिश कीजिएगा कि 9 के 9 गुण आप चाहे एक एक करके सही, चाहे एक साथ करके सही, हर जगह जहां जरूरी हो उन चीजों को अपने में लाएं और आत्मसात करें। तभी गुरु बनना है, अदरवाइज टीचर बन जाइए, रिटायर हो जाइए।
बाकी कुछ नहीं है लाइफ में एनीवे। एथिकल प्रैक्टिस, फ्रेंड्स, एथिकल प्रैक्टिस इज एसेंशियल इन एवरी काइंड ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी। कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए एथिकल प्रैक्टिसेस जो है, सैद्धांतिक जो आपका कह रहे हैं एथिक्स जो है, वो बहुत जरूरी है। एनी वॉलेशन ऑफ बेसिक एथिक्स विल अफेक्ट द वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट, वेदर इट इज टीचिंग और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे टीचिंग में रहे, चाहे रिसर्च में रहे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, किसी भी तरह का वॉलेशन, किसी तरह का उल्लंघन आप कर रहे हैं एथिक्स का ना, तो वैल्यू और क्रेडिबिलिटी, ये दोनों ही जो है उस एक्टिविटी की, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो घट जाती है, वो क्वेश्चन मार्क। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में या जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें उसके सिद्धांतों के इर्द गिर्द, उसके सिद्धांतों की जो है परिसीमन में बंधे रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारी अपनी इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक है। अर्थात अगर ऐसा नहीं है, अगर एथिक्स नहीं है, तो वी आर नो डिफरेंट देन द एनिमल्स। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, पढ़ते हैं, दूसरे शब्दों में बोलूं, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। एनिमल ही है हम, लेकिन जब हम सोशल हो जाते हैं ना, तब हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं, तब मानव बनते हैं। और सोशल बनने की पहली परिपाटी है, पहला करेक्टर है एथिक्स। एकेडमिक्स की बात करूंगा, इधर उधर ना जाके। प्रोफेसर रजत अग्रवाल, आईआईटी रुड़की, उनका स्टेटमेंट मैं कोट करने जा रहा हूं। प्रोफेशनल अचीवमेंट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड कंटेंट, ऐसा माना जाता था अब तक। ये प्रोफेशनल जो भी हम अचीव करते हैं, वो फंक्शन है। मैथमेटिक्स में होता है ना कि ये इसका फंक्शन है, इट्स ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड कंटेंट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक चीज और जुड़ गई, वो है एथिक्स। प्रोफेशनल अचीवमेंट अब पोजीशन, कंटेंट और एथिक्स, इन तीन चीज का फंक्शन है प्रोफेशनल अचीवमेंट। इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होती है, कोई भी चीज का ये कहें कि आप डिग्रेड करते हैं, आप लूज करते हैं, तो आपका प्रोफेशनल अचीवमेंट जीरो हो जाता है। मतलब एथिक्स को पालन नहीं किया तो चाहे कितनी भी अच्छी बड़ी पोजीशन है, कितना भी अच्छा कंटेंट है, कितना भी अच्छा एक्सपर्टीज आपके पास है, योर नेम इज गॉन। आपने देखा है कई वाइस चांसलर को अपनी पदवी खोते हुए, आपने देखा है कई बड़े बड़े विद्वानों को एथिकल और मिसकंडक्ट के चलते अपनी सारी एकेडमिक इंटीग्रिटी को खोते हुए। तो उसी चीज कह रहा हूं कि पोजीशन, कंटेंट और एथिक्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट, इन तीन चीज का फंक्शन। एथिकल प्रैक्टिस का स्कोप क्या है साहब? डिफरेंट एरियाज ऑफ एकेडमिक्स may have their own detailed and specific code of ethics। अपने अपने एथिक्स हैं, हर एक लेवल के, हर एक फील्ड के, हर एक, जब भी जिस फील्ड में आप जाते हैं। बट द एसेंस ऑफ दोज गाइडलाइन शुड बी अलाइंड। ये जो गाइडलाइन है अलग अलग एथिक्स की, हो सकता है रिसर्च में, बायोमेडिकल रिसर्च में अलग तरह की गाइडलाइन हो सकती हैं, टीचिंग में अलग तरह की गाइडलाइन हो सकती है, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां कुछ अलग हो सकती है। ठीक है, डे स्कूल्स है, वहां अलग रहती है। तो गाइडलाइंस नॉट ओनली टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती है, बट ऑल्सो ये गाइडलाइन जो है सब्जेक्ट एरियाज ऑफ, किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, फील्ड रिसर्च पे काम कर रहे हैं, उन पे वेरी करती है। एकेडमिक इंटीग्रिटी का स्कोप क्या है? जब हम एकेडमिक इंटीग्रिटी वर्ड जो है ना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आपका अकादमिक रूप से इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, केवल एक दो चीज नहीं है। अगर मैं कहूं कि केवल एक ही चीज है तो ऐसा नहीं। बेसिक एथिक्स, बेसिक एथिक्स जो हम घर से सीखते हैं, जो हमारा पारिवारिक संस्कारिक, जो हमारे संस्कार है, ठीक है, वो बेसिक एथिक्स का एक पार्ट समझ लीजिए आप। साइंटिफिक कंडक्ट, साइंटिफिक मिस, उसके अंतर्गत आता है साइंटिफिक मिसकंडक्ट, और एफएफपी बोलते हैं, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लाजियरिज्म। ठीक है, हर एक चीज को डिटेल तो नहीं कर पाऊंगा विद इन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, मैं कुछ ही चीजों फोकस करूंगा। फॉल्सिफिकेशन मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ 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 चीज को पेश कर रहे हैं। फैब्रिकेशन मतलब मोल्ड कर रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं चीजों को। प्लेजरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी। रिडंडेंट पब्लिकेशन, एक ही पेपर को दो तीन बार छपा देते हैं आप और उसको बताते हैं कि मेरे तीन पेपर हो गए। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, जो चीज आपको सही लग रही है केवल उसी चीज को आप रिपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है यार। जो चीज आपके रिजल्ट को गलत बताती है आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, जो चीज सही बताती है हम उसको रिपोर्ट करते हैं, वो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है, साइंटिफिक कंडक्ट का पार्ट। पब्लिकेशन एथिक्स में बहुत सारे एथिक्स होते हैं कि ऑथर्स सही चुने जा रहे हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब ऑथिक्स ऐसा नहीं कि अब जो मेरे बॉस है, मेरा या दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा संबंधी है, उसका नाम आपने ऑथर्स में डाला है, चाहे वो रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है। पेपर जो है आपने जो है जो परमिशन नहीं ली है आपने इन चीजों को, प्लेजर, खैर वो तो प्लेजरिज्म का पार्ट हुआ, लेकिन उसके अलावा भी आ, आप प्रॉपर लोगों को अक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसी कंपनी में काम करते हैं और उसी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को आप जो है बढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। कई तरह के हैं पब्लिक, और बहुत सारी चीजें इसमें काउंट होती है, मैं एक चीज को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल स्कोप दिखा रहा हूँ आपको, और फिर किसी एक चीज में जो में हम फोकस करने वाले हैं, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रिटी। ये पठन पाठन की प्रक्रिया में जो इंटीग्रिटी है हमारी, डिटर्मिनेशन है हमारा, डेडिकेशन है हमारा, कई चीजें ऐसी हैं जिसका ना बेंचमार्किंग नहीं है। देखिए रिसर्च का बेंचमार्किंग हो सकता है, अच्छा है कि मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे पेपर्स कितने हैं, मेरे पेटेंट्स कितने हैं, मैंने कितने प्रोजेक्ट किए, लेकिन आप जो पठन पाठन कर रहे हैं, क्या उसका बेंचमार्किंग है? आप क्लास में जाते हैं, आपने 2 घंटे की क्लास ली, और एक व्यक्ति गया आधे घंटे की क्लास लेकर वापस आ गया। यू आर द किंग ऑफ योर ओन क्लास। जब आप जाते हैं तो आप राजा हैं जी। आप क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं उसका बेंचमार्किंग कुछ नहीं। स्टूडेंट्स नो कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। उस 2 घंटे की क्लास में आपने 2.25 घंटे गप मारी, 15 मिनट उनको बताया कि हमने कल क्या पढ़ा था और मैं क्या एग्जाम में दूंगा, और बाहर आ जाते हैं। कई बार होता है, और आजकल बच्चों को वो भी अच्छा लगता है। हाँ भाई ठीक है सर, यार बातें अच्छी करते हैं, मजा बड़े, थोड़ा पढ़ना पढ़ाना तो कोई बात नहीं, सब कोई कहीं से पढ़ लेंगे, पर सर बातें अच्छी। आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वो जो इंटीग्रिटी है ना आपकी, जिस चीज के लिए वी आर बीइंग पेड, जिस चीज के लिए यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं, क्या उसको डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ हम कर रहे हैं, वो भी एथिक्स का पार्ट। हर चीज की गाइडलाइन बनाई जाए जरूरी नहीं। मैं एक उत्तराखंड स्टेट की जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की कोर कमेटी में प्रतिभाग कर रहा था, तो हमारे प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि भाई आपको, ठीक है आपको जो है गेस्ट फैकल्टी बनानी है, गेस्ट फैकल्टी, सारे प्रिंसिपल्स आ रखे थे हमारे गवर्नमेंट पीजी कॉलेजेस के। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से केवल मैं ही था, क्योंकि मेरे को एज ए इनवाइटी बुलाया गया था क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मैं कोर कमेटी में एज ए मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा था। तो एक बड़ी अच्छी बात बोली उनको, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए कि प्रतिवादन 500 रुपए दिया जाना है गेस्ट फैकल्टी को, इसके लिए ऑर्डर की जरूरत है, ठीक है मैं मानता हूं, मैं ऑर्डर कर दूंगा इस चीज। क्या इसका भी ऑर्डर करना है कि 10 से 5 आपको आपको विद्यालय में रहना है, महाविद्यालय में रहना है? क्या इसका भी रिटर्न ऑर्डर करना है क्या? तो वाकई ये सत्य है। जो बट नेचुरल ड्यूटीज है उसको हम लाइटली लेते हैं, और कोई भी चीज आउट ऑफ द वे बोल दी जाए तो हमको कहा जाता है कि इससे ऑर्डर चाहिए जी हमको। विडंबना। मैं किसी तरह की कमेंट या किसी तरह की राय इस चीज पे नहीं देना चाहूंगा, पर मैं केवल बात को रख रहा हूं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कि आप सोचें। इवेल्युएशन इंटीग्रिटी, एग्जाम और इवेल्युएशन की इंटीग्रिटी। एग्जाम को की गोपनीयता बनाए रखना, एग्जाम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, इवेल्युएशन को जो हम इवेल्युएट करते हैं आंसर शीट्स को या फिर किसी भी तरह के एग्जाम में, उसकी इंटीग्रिटी को, उसको प्रॉपर वे से जो है नीट चीर के विवेक के साथ और प्रॉपर मतलब यूनिवर्सली इवेल्युएट करना कि कि जो है सभी लोगों को समान तरह से मार्क्स मिले। समान तरह से मतलब समान क्राइटेरिया पे मार्क्स मिले। मेरा भतीजा है तो मैं वो नंबर ज्यादा पाएगा, ये फला कास्ट का है तो इसलिए नंबर ज्यादा पाएगा, ये फला कास्ट का नहीं है इसलिए नंबर नहीं पाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग ये ना हो। हर बात लिख, यही मैं फिर वापस से दोहराऊंगा, मंत्री जी की बात कहूंगी,
हर बात लिखित में दी जाए जरूरी नहीं है, पर मेरा निवेदन है कि अगर आप अपने सर्विस रूल्स को देखें, बहुत से लोग जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आपने तरीकों की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी सर्विस रूल्स पढ़े हैं आपने? अगर सेंट्रल में है तो सेंट्रल सर्विस रूल्स, स्टेट में है तो स्टेट के भी सर्विस रूल्स है, उसमें भी इंटीग्रिटी का पार्ट है। शुचिता बनाए रखना सर्विस की वो पहली कंडीशन है। अब बिना किसी एविडेंस के अगर आप शुचिता जो है खत्म करते हैं तो आपकी जॉब खत्म हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे मैटर है, मैं एक एक चीज को कवर नहीं कर रहा हूँ। एकेडमिक इंटीग्रिटी में रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स भी आते हैं। आपको जो है जर्नल्स, सही जर्नल्स का चुनाव करना, सही पेपर्स में छापना, ठीक है, उनके बारे में जानना, सही डेटाबेस को गुणवत्तापूर्ण जो है लिटरेचर को ही सेलेक्ट करना, उनको रिसर्च में करना, ये सारी चीजें एकेडमिक इंटीग्रिटी का पार्ट है बाय एंड लार्ज। ठीक है, पर एक मैंने एक खाका खींचा आपके सामने कि एकेडमिक इंटीग्रिटी केवल एक चीज नहीं है। एकेडमिक इंटीग्रिटी बहुत सारी चीजों का एक सम्मिश्रण है, जो कि आपकी जो है संपूर्ण कहें कि व्यक्तित्व है एज ए गुरु, एक गुरु की तरह उसके लिए जरूरी, गुरु में गुरुता होनी चाहिए। अगर वो गुरुता नहीं है, वो गुरुत्व नहीं है, तो वो गुरु नहीं। और उस गुरुत्व के लिए, उस एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए वो 9 लक्षण चाहिए। अगर देखे जाए तो 9 लक्षण एकेडमिक इंटीग्रिटी के, 9 लक्षण देख लीजिए, ये सारी चीजें वहीं आती हैं। वो श्लोक ना अल्टीमेट है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, चाहे हम इस नाम से लें चाहे उस नाम से लें, यू नो। मैं बात करने वाला हूं या किसी दूसरे की चीज को काट कर अपना क्लेम करना कि हाँ ये मेरा है, दैट इज प्लेजरिज्म। ये एकेडमिक इंटीग्रिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है, जिसके नाम को आजकल में हम जान रहे हैं। 2018 से बात शुरू हुई है, जब यूजीसी ने पहले ड्राफ्ट रूल फॉलो किया, उसके बाद उसको रूल को जो है फाइनल किया। प्लेजरिज्म है क्या? द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क और आइडिया एज योर ओन। किसी और के आइडिया और कार्य को अपना बताना, अपने बताकर पेश करना प्लेजरिज्म है, साहित्यिक चोरी है, जिसे बोलते हैं साहित्य चोरी। क्या मिलेगा आपको अगर आपने प्लेजरिज्म किया? यू विल बी अशेम्ड, शर्मिंदा होंगे आप, एम्बेरस्ड होंगे, डिस्ग्रेस्ड होंगे, आपकी इज्जत पे एक प्रश्न, जो आप पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा आपकी प्रतिष्ठा पर। एकेडमिक और लिटरेरी थेफ्ट, चाहे आप इंटेंशनली करें, चाहे जाने करें, चाहे अनजाने करें, प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन वी यूज, ये होता कब है? जब हम किसी और का जो लैंग्वेज है, आइडिया है, अदर ओरिजिनल, जो अदर ओरिजिनल मटेरियल विदाउट एक्नॉलेजिंग सोर्स करते हैं, चाहे एक्सेप्ट कॉमन नॉलेज, जो कॉमन नॉलेज की चीजें हैं, जो कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, उनको छोड़कर अगर हम किसी और की चीज को अपना बताकर पेश करते हैं, बिना उसके सोर्स को, बिना ओरिजिनल क्रिएटर को कोट किए हुए, तो हम उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। जी, अब बात करते हैं। देखिए, एक रेफरेंस मैंने बकायदा दिया है, गौर कीजिएगा स्लाइड में, और ये बताया कि ये फला डिक्शनरी के माध्यम से ये प्लेजरिज्म की डिक्शनरी के ये डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, ये मेरी नहीं है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, टू प्लेजराइज मीन्स, प्लेजराइज करने का मतलब है टू स्टील एंड पास ऑफ, चोरी करना और उसे आगे सरका देना। ठीक है, द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ओन, दूसरे के आइडिया और वर्क को अपना बताते हैं। टू यूज अनदर प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, किसी और की चीज को अपना बताकर यूज करना, बिना उसको क्रेडिट दिए गए, बिना उसको जो है श्रेय दिए गए। टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी करना। To present as new and original an idea or product derived from an existing source, डिराइव करना, किसी चीज से निकाल कर अपना बना कर उसे पेश कर देना, इस ये बताकर कि ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है, ये सारी चीजें आती है प्लेजराइज करना, मतलब साहित्य चोरी क्या होती है इन चीजों में। हमेशा याद रखिए, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, डू गिव, कहीं से कॉपी मत कीजिए, हमेशा श्रेय दीजिए सोर्स को। किस तरह से देख करना है आपको काम? डायरेक्टली कोटिंग एनीथिंग, ठीक है। कभी आपको जो है
ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली कोटिंग जो है आपने सीधे सीधे कोट का, आपको कोट करना है, जब भी करना है तो कोट कीजिए उस चीज। यूजिंग अनदर पर्सन आइडिया, किसी और को जब जब पर्सन का आइडियाज और थ्योरीज को नहीं आपने अडॉप्ट करना है, किसी चीज को बात को घुमा फिरा कर पेश कर देना है अपना बताकर, पैराफ्रेजिंग जिसे बोलते हैं। बोरोइंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और इलिस्ट्रेटिव मटेरियल अक्सर होता है। हमको बड़ा अच्छा कोई चीज जो डेटा मिलता है, किसी ने डेटा के फॉर्म में मिल गया, कोई चीज किसी का किया हुआ काम है, स्टैटिस्टिक्स मिल गई, हमने उसको अपना बताकर अपना, आजकल फेसबुक में बड़ा चलन है, यहाँ से डाला वहां डाल दिया, हम श्रेय देना भूल जाते हैं कि मैंने ये कहां से सोर्स लिया। वो जरूर कीजिए। ऑफरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टडी मटेरियल फॉर अदर्स, किसी और का जो स्टडी मटेरियल था कि यहां से ले लिया और वहां जाके बोल दिया, ये नहीं बताया कि भैया ये तो मैंने वहां से ले रखा, ये चोरी है सर जनाब, कॉपीराइट का उल्लंघन है, ऐसा आप कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इस अक्षम्य अपराध है या अक्षम्य है इस तरह का एक्ट को करना, जिस जो कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। टीचर अपनी जॉब खो सकते हैं, सुपरवाइजरशिप उनकी कैंसिल हो सकती है, इंक्रीमेंट रुक सकते हैं, स्टूडेंट का जो है पीएचडी थीसिस का जो रजिस्ट्रेशन है या चीज वो ही कैंसिल हो सकता है। बात करूंगा इसके पेनल्टीज की भी, पर पहले हम बात करें हम करते क्यों है ये प्लेजराइज, क्यों जरूरत पड़ जाती है, क्या है, क्या कारण है, इसको जानना जरूरी है। व्हाई डू वी प्लेजराइज? देखिए ये रीजन हो सकते हैं, स्टडी प्रेशर है, पुअर स्टडी हैबिट, डिसऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन और केयरलेस एटीट्यूड। एक एक करके देखते हैं। असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है बच्चों के पास, टाइम नहीं है उनके पास, सिनॉप्सिस पेपर्स उनको बनाने हैं, उन्होंने फटाफट इधर से कॉपी किया उधर से कॉपी किया और भेज दिया। डिसऑर्गेनाइज है, उनको पता नहीं है वट क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, क्या बाद में करना है, क्या पहले करना है, बिल्कुल तारों के गुच्छे की तरह जो है डिसऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स, या काफी हद तक हम लोग, क्योंकि हमें तो जब प्यास लगती है तभी हम कुआं खोदने चलते हैं, उससे पहले कोई नहीं सोचता है। ये सोचते हैं कि अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ाना है, तब का तब देखेंगे यार, कौन सी क्लास लेनी है कब का तब देखेंगे। दिक्कत तभी आती है। पुअर स्टडी हैबिट्स, चाहे वो कोई भी लर्नर हो, हमारी स्टडी हैबिट सब खत्म हो गई। इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये अपने में समस्या है। इंग्लिश को कौन करे, बोला ठीक है आफत आ रही है यहाँ से पेश किया, अच्छा ये लिखना है। अक्सर इवन मैंने देखा है एचआरडीसी में, एफडीसी में बुक रिव्यू लिखना है, अच्छा इस फलां का बुक रिव्यू लिखना था, नेट पे डालो यार, देखो गूगल पे देखा इस बुक का रिव्यू लिखा है, बुक रिव्यू, अच्छा 10 बुक रिव्यू, अच्छा लिख दो ये वाला पेश कर देते हैं, कौन पता था। तो स्टूडेंट की क्या कहें, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन नेटिव स्पीकर से ज्यादा नॉन नेटिव स्पीकर है जो इंग्लिश बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडियंस आर वेरी वेल नोन फॉर स्पीकिंग मोर एक्यूरेट इंग्लिश देन द ब्रिटिशर्स या देन द अदर नेटिव स्पीकर्स। ब्रिटिशर्स का तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, पर ओवरऑल अदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बड़े कॉशियस है अपने उसके लिए। मुझे याद है एक इंसिडेंस, साल याद नहीं है, प्रिंस को, प्रिंस चार्ल्स को शायद माफी मांगनी पड़ी थी वहां की संसद में अपने एक सेंटेंस के ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। कैन यू बिलीव? मतलब ये, वो उनकी अपनी भाषा के प्रति इतना लगाव है, यही कारण है कि उनकी भाषा या वो लोग, वो जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बट फॉर्चुनेटली कहूं मैं इसको बात, ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश, बट हमें जब पब्लिकेशन करना है इंग्लिश में करना है तो उसमें कमांड जरूरी है। मैं इस समय उस चीज का वो नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मातृभाषा में, सारी की मातृभाषा है, रीजनल भाषा में जो है चीजें होनी चाहिए, पठन पाठन होना चाहिए, सब चीजें होती है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं, आपको और लोगों को अट्रैक्ट करना है और लोगों को शो करना है, तो उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना कि हमने क्या काम किया है। तब आपको इंग्लिश चाहिए, और तब इंग्लिश की जो सही ढंग से उसको पेश करना,
अगर आपको नहीं आया तो सॉरी टू से आप अपना प्रेजेंट नहीं कर पाए। और जब ये दिक्कतें आती हैं तब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लेजरिज्म करते हैं। फिर लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन, इधर ड्राइविंग हो रही है उधर फोन चेक हो रहा है, केयरलेस एटीट्यूड चलता है, यार कर लेंगे, नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, दैट काइंड एकेडमिक। खासकर हायर एजुकेशन में मुझे कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि जिन लोगों के कंधों पर बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदारी है, अपना लिवलीहुड चलाने की जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा नॉन अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का अभाव, बच्चे फेल हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्लास नहीं ली कोई बात नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये कहें कि कभी जो है प्रैक्टिकल हुए ही नहीं कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में बच्चे आए नहीं कोई बात नहीं, मतलब अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज जीरो है हायर एजुकेशन कहीं भी, और ऑल ओवर इंडिया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को छोड़ देता हूं मैं, प्राइवेट इसमें जहां थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वहां मान सकते हो, बस स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ज्यादातर में ये कहानी, कारण बहुत से हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण हम खुद हैं, वी द टीचर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लाइक वी द एकेडमिशियंस, सबसे बड़ा कारण हम ही, सॉरी टू से। नहीं तो आप ट्वेल्थ में चले जाइए, प्राइमरी में चले जाइए, 11 12 क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, बच्चों का रिजल्ट खराब होता है तो यहाँ इंक्रीमेंट अटक जाते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट अटक जाते हैं। रिजल्ट के लिए अकाउंटेबिलिटी है टीचर्स की, सिलेबस के लिए अकाउंटेबिलिटी है टीचर्स की, प्रॉपर इंस्पेक्शन होते हैं, और जहां ज्यादा जरूरत है वहां केयरलेस एटीट्यूड चलता है, जितने बड़े प्रोफेसर उतना बड़ा ताला उसके चैम्बर में लटका रहता है, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह। खैर, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म, डायरेक्ट प्लेजरिज्म, मोजेक प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। ये प्लेजरिज्म जो है चार तरह के हो सकते हैं मेजरली, मेजर क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, वैसे बहुत टाइप के गिनाए जाते हैं। डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्शन, जब हम शब्दशः किसी चीज को ले लेते हैं, पैरा या किसी पूरे पैराग्राफ को उठा लेते हैं विदाउट द यूज ऑफ कोटेशन, कोड साइन जो है, या पासिंग टेक्स्ट इमेज फिगर एज इट्स हिज और हर ओन, हमने क्या किया, टेक्स्ट इमेज उठाई और ये कर दी कि मेरी, मैंने बनाई, किसी और का वर्क, स्टेटिंग समवन एल्स वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन, आपने श्रेय नहीं दिया दूसरे के कार्य को, उसको रेफरेंस नहीं दिया, उसको साइट नहीं किया, उसका जिक्र नहीं किया और उसको कॉपी कर लिया, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म, सीधे सीधे कहते हैं सीना जोरी, जिसे कहें चोरी नहीं सीना जोरी, वो चोरी जो सीना जोरी की तरह की जाए वो है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। मोजेक प्लेजरिज्म दूसरी टाइप का प्लेजरिज्म होता है, जब हम चीज में चाहे थीसिस है, कहीं पर भी बात कर रहा हूं, जो भी चीज आप पेश कर रहे हैं, व्हेन वी बोरो फ्रेजेस, जब हम कुछ फ्रेजेस को उठाते हैं किसी सोर्स से विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स और फाइंड सिनोनिम्स, उसका पर्यायवाची हम ले ले या कोई पर्यायवाची ले लेते हैं, शब्दों को, शब्दों का पर्यायवाची उठा लेते हैं, खाली पर्यायवाची से रिप्लेस कर देते हैं सिनोनिम से, फॉर द ऑथर्स लैंग्वेज कीपिंग टू द सेम मीनिंग, मीनिंग हमने वही रखा, खाली सिनोनिम थोड़ा चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं पैच राइटिंग, थोड़ा यहाँ चेंज किया थोड़ा वहां चेंज किया, बाकी सब चीज सेम रखी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोजेक प्लेजरिज्म। जैसे मोजेक होता है ना, मार्बल चिप्स वगैरह रहते हैं, पत्थर डालते हैं फर्श में, एक टुकड़ा ऐसा एक टुकड़ा ऐसा, थोड़ा बहुत चेंज करके जुगाड़ कर लिया, पर चोरी ये भी है, मोजेक प्लेजरिज्म बोलते हैं, पैच राइटिंग। फिर सेल्फ प्लेजरिज्म, जब कोई स्टूडेंट, कोई लर्नर, कोई टीचर अपने ही पुराने काम को और उसकी मिक्सिंग करके पिछले कामों की पिछली को थोड़ा मिक्स करके बिना किसी परमिशन के, जो कि सब लोग इन्वॉल्व है उसमें, पेश कर देता है, तो उसे हम सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं।
जनाब आपको परमिशन लेनी होती है अपने काम की भी, क्योंकि जो आपने अपना काम किया, आपने कोई पेपर छपाया, यू हैव पब्लिश्ड ए पेपर, एक्चुअली यू हैव गिवन द कॉपीराइट टू द पब्लिशर, आपके पास कॉपीराइट नहीं है उसको। तो अपने ही काम को अगर आपने बाय द वे कोई दूसरी, देखिए एग्जैक्टली पूरा काम तो रिपीट आप नहीं कर सकते इन एनी केस, कोई फिगर है आप लेना चाहते हैं, उसको कोट करना चाहते हैं विद रेफरेंस, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़े कॉपीराइट ओनर से। कॉपीराइट का रेस्पेक्ट करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप ऐसे ही नहीं उठा सकते हैं कोई चीज, ठीक, विदाउट परमिशन यू कांट यूज। पढ़ने पढ़ाने के लिए आप कोट कर सकते हैं चीजों को, हाँ मैंने यहां पढ़ा था, यहां इन्होंने मुझे बताया था, आप एज सच रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने कहा था या आपने कहा था, मतलब या यूं कहें, आप कहें सेल्फ पेजिंग में दिक्कत क्या है, मेरा ही काम है, मैं कितनी बार कर लूं क्या। सर क्या आप अपने पीजी के डेजर्टेशन को, आपने एक बार उसे पीजी में यूज किया, आपको पीजी की डिग्री मिल गई, उसी डेजर्टेशन को आप पीएचडी में क्यों नहीं लगा देते हैं एज ए थीसिस। हाँ जी, पहले कर तो रखा आपने काम, फिर लगा दी, यही कारण है। आप एक ही काम के लिए दो बार क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, एक ही काम से आप दो डिग्रियां नहीं ले सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म, खुद के ही जेब से चोरी करना, ठीक है। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, दुर्घटनावश भी हो जाता है, कहीं जाने अनजाने में भी हो जाती है चीजें, नेग्लेक्ट, हम क्या करते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं सोर्स को साइट करना, उसको श्रेय देना, मिसकोट, गलती से गलत ढंग से सोर्स को मिसकोट कर देते हैं, अनइंटेंशनली पैराफ्रेजिंग कर देते हैं, मतलब पैराफ्रेजिंग मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत वर्ड वुड चेंज किया, और सोर्स का नाम देना भी भूल गए, दिक्कत हो जाती है। और जब एक अनजाने हो जाता है, तो अब आप बाद में कहेंगे ओ भगवान मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलने से काम नहीं चलने वाला, सॉरी बोलने से भी यहाँ काम नहीं चलने वाला। आपसे क्राइम हो गया तो आपको कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, आप जाने हुआ चाहे अनजाने हुआ, जैसे इंडियन पैनल कोड में है, हमारे आईपीसी में लॉ ये कहता है कि किसी लॉ को आप नहीं जानते हैं, कि आपको ये पता नहीं था कि आप ये चोरी करना जुर्म है और आपने चोरी कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसके गुनाह से जो है उसमें जो पेनल्टी है उससे बच जाएंगे, जी नहीं। आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं उस लॉ के बारे में, अगर आपने क्राइम किया है देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। नो अदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपने पढ़े होंगे जो लोग जानते हैं, क्लोन, कंट्रोल सी, फाइंड रिप्लेस, रेमिक्स, रिसाइकल, हाइब्रिड, मैशअप, 404 एरर, एग्रीगेटर, रीट्वीट, ये बहुत सारे नामों से इनको जो है आ, हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, इनका जिक्र कर सकते हैं। तो कई तरह के क्लासिफिकेशन दिए जा सकते हैं, पर मोर और लेस ये चार जो मैंने आपको बताया उन्हीं का ही पार्ट हैं, उन्हीं के को हम कह सकते हैं। होता क्या है, पता आपको भी है कि चोरी करना जुर्म है, पता उसको भी है चोरी करना जुर्म है, लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर होता है, जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक बढ़िया। तो पकड़े जाने का वेट मत कीजिए, आपका लेवल वो लेवल नहीं है जो चोर का है, तो क्या हुआ, पकड़ा गया तो 4 दिन जेल में रहूंगा फिर आ जाऊंगा बाहर, क्या फर्क पड़ता है। जनाब आपने मैंने इज्जत ही कमाई है, वो अगर हम खो देंगे तो सारा वॉश हो जाएगा। छोटे स्वार्थों के लिए, छोटे हितों के लिए, एक मेरा इंक्रीमेंट ड्यू, एक मेरा सीएस होना है, उसके लिए दो पेपर चाहिए, कहीं से भी चुपचाप पे पब्लिकेशन लगा दिया, आज तो लगा देंगे, कल आप उसी चीज के लिए, आज तो आपको सीएस मिल गया, आपने करियर एडवांसमेंट में आपका मिल गया, आपको आगे 6,000 का 7,000 ग्रेड पे मिल गया, 7,000 का 8,000 मिल गया, प्रमोशन हो गया, कल क्या जाने आपका कोई शुभचिंतक उस चीज को रिप्रोड्यूस कर दे और आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, बहुत संभव है। इसलिए पकड़े जाने का वेट ना करें, ऐसी गलती नहीं करनी है। अरे होता है, बहुत सारे केसेस हैं, मैं बताऊंगा आपको, बताता हूँ। शुरू करते हैं, थोड़ी बहुत केस स्टडीज मैं आपको बता रहा हूँ। सीएसआर 16 जुलाई 2014 की न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की, सीएसआर का एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो फैब्रिकेट किया, फेक डेटा बताया, 7 पेपर्स इनके रिट्रैक्ट हटा लिए गए जर्नल, फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन किया गया, तो 7 पेपर इनके जो है रिट्रैक्ट हुए जर्नल से, ठीक है। एक डॉक्टरल थीसिस वर रिजेक्टेड, जो पीएचडी थीसिस थी वो रिजेक्ट कर दी गई 22 मई 2012, ये तब का है जब वो रूल नहीं भी आया था, मतलब ऑफिशियल गैजेट का मैं जिक्र करूंगा, जो कि अभी प्रभावी है, यूजीसी ने बना रखा है, पर चोरी चोरी है, मैंने कहा। द यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास has rejected its research scholars doctor thesis on charge of plagiarism, banned the students,
फ्रॉम री रजिस्ट्रेशन, इवन उसको री रजिस्टर करने से भी बैन कर दिया गया फॉर द डिग्री इन द यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा किसी और यूनिवर्सिटी से कर ले, इस यूनिवर्सिटी से तुम नहीं कर पाओ। टू प्रोफेसर मार्च 2014, दो प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट के वर्किंग एट एन अहमदनगर बेस्ड कॉलेज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वर फाउंड गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म पे माने गए। उनका जो है पीएचडी गाइड का जो स्टेटस था वो उनसे छीन लिया गया। दो इंक्रीमेंट उनके बंद कर दिए गए, उनके रोक लिए गए, यानी जाहिर सी बात है उनकी सीनियरिटी अफेक्ट हो गई। उनके साथ के बंदे इंक्रीमेंट पा गए होंगे, सीनियरिटी खत्म हो गई होंगी, हमेशा के लिए कहानी होगी। अब ये देखिए कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो सकता है वो वहां गए हों। 2014 का न्यूज है, क्योंकि मैं केवल न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, और इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है वो उन्होंने केस लड़ा हो, उसके बाद वो हो गया, लेकिन एक बार न्यूज में तो आ गया ना। कोऑथर ऑफ रिट्रैक्टेड, ये फेमस स्टडी, एक स्टेम सेल पेपर, स्टेम सेल पे काम किया गया था, पेपर छपा 2013 में। तो 2014 में क्या हुआ, ये न्यूज छपी थी एक हाई प्रोफाइल स्टेम सेल फाइंडिंग में, जापानीज और बोस्टन साइंटिस्ट का एक ग्रुप था। उनका पेपर नेचर से जो है रिट्रैक्ट कर लिया गया, हटा, रिट्रैक्शन बोलते हैं हटा लिया जाना, पब्लिश होने के बाद भी पेपर को हटाया जा सकता है, हटा लिया जाता है, और एक मार्क लगता है रिट्रैक्टेड ड्यू टू प्लेजरिज्म, या ड्यू टू उस कारण के साथ वो लिख दिया जाता है। उनमें से एक बंदे को इतना गिल्टी फील हुआ कि उसने अपनी लैब में जाके अपने को फांसी लगा ली। He hanged himself, the Japanese scientist Yoshiaki Sasai, 52, hanged himself। मतलब कितना ट्रेजिक टर्न है स्टोरी का, देखिए एक व्यक्ति की जान चली गई, क्यों? क्योंकि इतनी दर्जे की उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, नेशनल टीवी में उनको माफी मांगनी पड़ी इस ग्रुप में। इंडिया की तरह नहीं है हमारे, क्षमा चाहता हूं, हमारे भारतवर्ष में सब कुछ चोरी चकारी करने के बाद, प्रूव होने के बाद भी लोग शान से जाते हैं जेल में, और जेल से आके फूल माला पहन के वापस आते हैं इन जनरल केस में। लेकिन वहां गवर्नमेंट ने उनसे पब्लिक माफी मंगवाई, टीवी में, नेशनल चैनल्स में, पूरे ग्रुप से, कि उन्होंने गलती की है। गलती की थी उन्होंने एक फिगर जो है चोरी कर लिया था, एक फिगर दूसरे की स्टडी का अपने पेपर में डाल दिया, छपा दिया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक था, उसने अपने प्रोफेसर को सस्पेंड किया प्लेजरिज्म के चार्ज में, 22 अगस्त 2013 की न्यूज है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो है, एचआरडी मिनिस्ट्री को एलिगेशन भेजा गया था इसके अगेंस्ट, तो एसोसिएट प्रोफेसर जो है उनको डिस्चार्ज किया गया, उसको सस्पेंड किया गया। फॉर्मर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो जेल तक का सफर करते हुए आ गए। उनके साथ के जो फेलो थे प्रोफेसर, उन्होंने उनको प्लेजरिज्म के लिए जो है चार्ज किया, और इलीगली यूजिंग ए केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइंस लैब, कोबाल्ट का यूज किया गया था। तो उनकी फेलो प्रोफेसर ने उनको प्लेजरिज्म के लिए जो है अपने उनके पेपर को, उस फेलो प्रोफेसर के बायोटेक्नोलॉजी के पेपर को प्लेजराइज करने का आरोप उन पर लगाया गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की स्टोरी है, पर यह है कि he was arrested, sent to the Tihar jail, I think at the up to the evening he got the bail, but anyway he was taken to the Tihar jail। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है, परिणाम है अगर आप ये गलत करते हैं तो। व्हेन प्लेजरिज्म डिटेक्टेड, अगर प्लेजरिज्म डिटेक्ट किया जाता है, इट मस्ट बी करेक्टेड बाय इमीडिएटली पब्लिशिंग ए रिट्रैक्शन रिवीजन। अगर गलती से हो गया, सुधारा जा सकता है, तो तुरंत उस पेपर को हटा लीजिए या रिवाइज कीजिए। अगर आपने डेलिबरेटली किया है और सीरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म, उसका स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता ही होता है। ये दो बातें मैंने आपको बताई। नाउ यूजीसी ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, जब ये घटनाएं एक से एक बात ही जा रही थी, और ये तो मैंने कुछ बताए हैं, अंबार है भरा पड़ा हुआ केस स्टडी से आपको मिलेगा इस तरह की। यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी ढूंढ लीजिए, आपको लगभग हर यूनिवर्सिटी में केस मिल जाए। तो यूजीसी केम अप with a promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institution regulation 2018, and it was published on 23rd July 2018 in the Gazette of India। सिंपली अगर आप डालेंगे प्लेजरिज्म रूल 2018, आपको वेबसाइट में मिल जाए।
उसी की मैं कुछ थोड़ी बहुत आपको बातें बताऊंगा इसी गैजेट में। इसको पढ़िएगा जरूर। देखिए मेरे ख्याल से 12 एक पेज का गैजेट है ये। आप जरूर पढ़िएगा इसको। मैं आपको छोटे छोटे पोर्शन इसके चीजें जो काम काम की चीजें वो बताने जा रहा हूं। एकेडमिक इंटीग्रिटी इस प्लेजरिंग रूल के अकॉर्डिंग 2018 ऑफिशियल गैजेट के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, बौद्धिक ईमानदारी इन प्रपोजिंग, performing and reporting any activity which leads to the creation of intellectual property। ऐसे कार्य क्रियाकलाप जिससे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा का निर्माण होता है, वो सारी चीजें क्या आती है एकेडमिक इंटीग्रिटी की परिधि में आती है। और प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म इस एक्ट के अकॉर्डिंग means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own। दूसरे का आइडिया और वर्क लेकर अपना बना के पेश करना प्लेजरिज्म। ये डेफिनेशन का भी कोई भी एक्ट होता है उसमें डेफिनेशन दी जाती है। मैंने केवल दो ली है, बहुत सारी डेफिनेशन है, उसको पढ़िएगा। अब मैं बात हूं ऑब्जेक्टिव्स पे। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट। क्यों बनाया गया है इसको? देखिए कि क्यों बनाया गया है इसको। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct, including plagiarism in academic writing among student, faculty, research staff। अवेयरनेस फैले हर एक तरह के कार्य के लिए कि आपको साहित्य चोरी नहीं करनी है। टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो है विश्वविद्यालयों में ऐसा जो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाए कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, कि जिम्मेदारी के साथ किस तरह रिसर्च की जाए, थीसिस लिखी जाए, डिसर्टेशन, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड डिटरेंस फ्रॉम और प्लेजरिज्म से कैसे बचा जाए, कैसे दूर रहा जाए, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए। टू डेवलप, बनाने के लिए एक ऐसा सिस्टम जिससे जो है प्लेजरिज्म को, डिटेक्टिज्म को जो है जांचा जा सके, परखा जा सके। सेटअप मैकेनिज्म टू प्रिवेंट, उससे बचा जा सके। पनिश, उसको जो है पनिश किया जा सके स्टूडेंट को, फैकल्टी को, रिसर्चर को और किसी भी स्टाफ को जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है जो कि जो है एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म से जुड़ा हुआ है, जो प्लेजरिज्म को कर रहा है। इसमें ड्यूटीज हायर एजुकेशन का आगे है कि प्लेजरिज्म जो है डीआईपी, डिपार्टमेंटल जो है एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है जो कमिटीज का निर्माण किया जाए। लगभग मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट लेवल पे बनी हुई होंगी, और अगर नहीं बनी है तो जरूर बनाइए। ये मैंडेटरी है हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक डिपार्टमेंट वाइज ये डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है कमेटी का बनना। ठीक है, डीआईपी कहते हैं इसको। अब सिमिलैरिटी है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आएगी और आप पूछने वाले हैं, और मैं आपको कहूंगा कि मैं जवाब दे चुका हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात। जब भी हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं, किसी चीज की सिमिलैरिटी को चेक करते हैं, तो सिमिलैरिटी सॉफ्टवेयर में इन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है, इन चीजों को काउंट नहीं किया जाता है। मतलब ये चीजें आपको कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस विद ऑल नेसेसरी परमिशन एंड, वो जो भी वर्क जो कोटेड है, ठीक है, कॉमा में, डबल कॉमा और सिंगल कॉमा, जो कि नेसेसरी परमिशन या एट्रीब्यूशन के साथ है, या तो उसमें आवश्यक जो परमिशन है वो ली गई है और एट्रीब्यूट किया गया, रेफरेंस को साइट किया गया। ऑल रेफरेंसेस, हर तरह के रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट, ये जो है रेफरेंस भी, क्योंकि रेफरेंस ऑब्वियसली सब जगह होंगे तो उनको काउंट नहीं किया जाता प्लेजरिज्म। इससे चिंता करने की बात नहीं कि रेफरेंस तो आएंगे ही साहब। एक्नॉलेजमेंट आपका है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है। किसी भी श्लोक को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को आप लिख सकते हैं, नो इश्यू। वो टेबल ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट की टेबल है उसको काउंट नहीं होती, प्रीफेस है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा ऑल जेनरिक टर्म्स, किसी भी तरह के जेनरिक टर्म्स, सामान्य तरह से उपयोग किए जाने वाले टर्म, लॉज, नियम, स्टैंडर्ड सैम्बल्स, कोई भी सैम्बल है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैंने कहा ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो तो आइंस्टाइन साहब कह गए थे, तो कोई प्लेजरिज्म तो ना हो गया वो, आपने वो इक्वेशन कोट की है उसकी, तो इक्वेशन जो है काउंट नहीं की जाती है प्लेजरिज्म। मतलब आपके लिए अलाउड है, उसको लेना चोरी नहीं है, ठीक है, वो चोरी नहीं है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सिद्धांत है जो जिसके आधार पे आप काम कर रहे हैं, ठीक। अब कोई भी तरह का जो कार्य है वो जो है ओरिजिनल आइडियाज पे बेस्ड होना चाहिए, विच शैल इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, समरी, एनालिसिस। खैर मैं इसकी चीज पे नहीं जा रहा हूं। अब जो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म है इसके अकॉर्डिंग, इस
गैजेट के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट के अकॉर्डिंग इसके 4 लेवल है, जिसमें लेवल 0 के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। अगर सिमिलैरिटी, अगर आपका जो किया हुआ कार्य है, आपका किया हुआ जो लेखन कार्य है वो और एस्टेब्लिश और कहते हैं अवेलेबल लिटरेचर से 10% या उससे कम है, मैच करता है, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फैकल्टी मेंबर हो, चाहे। अगर 10% 40% सिमिलैरिटी है तो लेवल 1 पनिशमेंट मिलेगा आपको। अगर 40 टू 60% है, 40 से 60% है तो लेवल 2, और 60% से ऊपर तो लेवल 3। अब क्या पनिशमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, चलिए देखते हैं। पेनल्टीज कैसे मिलती हैं मास्टर्स एंड रिसर्च डिग्री में और पीएचडी डिग्री में स्टूडेंट्स को, कि लेवल 0 में कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 0 में पेनल्टी नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है, यानी काम काम तो किया लेकिन चले आपको जो है पेनल्टी नहीं लगेगी। इसलिए पर ये ध्यान भी रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेवल 0 करने में आपको जो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, हाँ, IAIP, इसी तरह से DAIP होता है, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। जो भी व्यक्ति इसके अनुसार जो है, जो भी व्यक्ति आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस प्लेजरिज्म या उससे वाकिफ है, उन चीजों से, उनको पैनल में रखा जाता है। एक बाहर का सदस्य होता है और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, 3 मेंबर की जनरली कमेटी रहती है। तो लेवल 0 में माइनर सिमिलैरिटी है, पर ये ध्यान रखना है ये 8 9 9 10% है, तो आप मार्जिन पे है, तो ध्यान रखिए इस चीज को कि ये दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते ही, बाय द वे, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर सिमिलैरिटी चेंज हो सकती है। हालांकि आपको सिमिलैरिटी वो फॉलो करनी है जो आपके इंस्टीट्यूट में जिस सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है उसके बेस पे, लेकिन आपको सावधान रहना है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर में सिमिलैरिटी कम होती है। जिन जो सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं वो ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं क्योंकि उनका डेटाबेस ज्यादा है, वो ज्यादा लिटरेचर से उसको कंपेयर करते हैं। अब लेवल 1 सिमिलैरिटी क्या है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है स्टूडेंट के? अगर 10 से 40% आपका जो है मिलता है कि भाई ये तो सेम है, 10 से 40% इसका परसेंटेज सिमिलैरिटी इतनी है, तो स्टूडेंट को कहा जाएगा कि रिवाइज स्क्रिप्ट जमा करो अपनी पीएचडी की या पीजी की, डेजर्टेशन की, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम में जो कि 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, 6 महीने तक का उसको समय दे देते हैं या उससे कम भी दे सकते हैं, वो कमिटी डिसाइड करेगी। IAIP जो इंस्टीट्यूशनल कमेटी है वो करेगी। अगर 40 to 60% है तो स्टूडेंट शैल बी डी बार, उसको जो है डी बार कर दिया जाएगा फॉर सबमिटिंग ए रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट, रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब वो रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट जमा करेगा, रिवाइज स्क्रिप्ट जमा करेगा, लेकिन 1 साल से पहले नहीं, यानी वो 1 साल के लिए लटक गया, 1 साल तक वो डिले हो गया, उसका सारी करियर ग्रोथ डिले हो गई, उसका पनिशमेंट साल का है, टाइम खींच गया। अगर सिमिलैरिटी 60% से ऊपर है तो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है उस प्रोग्राम के लिए वो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, उसको शॉल उड़ाई जाएगी और रवाना कर दिया जाएगा। अगर वो 2 बार पकड़ा गया, पेनल्टी ऑफ रिपीटेड प्लेजरिज्म, पहली बार पकड़ा गया, रिवाइज किया गया, दूसरी बार फिर पकड़ में आता है, तो अगर उस दूसरी बार में उसका जो सिमिलैरिटी लेवल है वो लेवल 1 है, पर उसे पनिशमेंट लेवल 2 का मिलेगा क्योंकि उसने दोबारा किया है, तो उसे लेवल 2 का पनिशमेंट मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा, एक ऊपर के लेवल का पनिशमेंट मिलता है रिपीटेड में, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर क्रेडिट ऑलरेडी डिग्री दी गई और बाद में ये चीज ध्यान में आती है तो उसकी जो क्रेडिट होती है या डिग्री होती है वो होल्ड पे कर दी जाती है, जब तक कि इंस्टीट्यूशनल जो एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है उस पर कोई डिसाइड ना कर दे या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कोई डिसाइड ना कर दे, यानी एक तरह की डिग्री रिजेक्ट हो जाती है, फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं फैकल्टी मेंबर की। फैकल्टी मेंबर जनरली सब पीएचडी है। अब हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करेंगे। लेवल 0 तक में कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 अगर पाया जाता है उसकी स्क्रिप्ट में जो पब्लिश भी हो गई है तो उसे कहा जाएगा कि भैया अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आप विड्रॉ कर लीजिए उस जर्नल से। अगर 40 to 60% है तो शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, आपको जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पेपर का मैन्युस्क्रिप्ट आपने जो जमा किया उसको आप कहा जाएगा कि विड्रॉ कर लीजिए, उस पेपर को विड्रॉ कीजिए। आप shall be denied a right to one annual, जो आपका अधिकार है 1 एनुअल इंक्रीमेंट का, तो 1 एनुअल इंक्रीमेंट आप रोक लिया जाएगा आपका। और shall not be allowed to be सुपरवाइजर, आपको सुपरवाइजर नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी मास्टर, एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट और स्कॉलर के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक। और अगर ये सिमिलैरिटी 60% से ऊपर है, shall be asked to withdraw मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। shall be denied a right टू 2 सक्सेसिव, एक नहीं यहाँ 2 एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिए जाएंगे।
और सुपरवाइजरशिप जो है 3 साल के लिए बैन हो जाएगी, आप सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे किसी भी स्कॉलर को। और पेनल्टी का वही है रिपीटेड प्लेजरिज्म का, अगर दोबारा पकड़े गए तो नेक्स्ट लेवल का जो है किया जाएगा। इन केस लेवल 3 ऑफेंस इज रिपीटेड देन द डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग सस्पेंशन टर्मिनेशन। अगर लेवल 3 पकड़ा गया, इन केस लेवल 3 ऑफेंस इज रिपीटेड, अगर लेवल 3 ऑफेंस जो है रिपीट किया जाएगा तो सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो सकता है। ये देखिए, ये बात गौर से समझिए, देखिए और अपने स्टूडेंट को भी बताइए कि भाई जरा इसको पढ़ और मुझे भी समझा और तू भी समझ जा, नहीं तो स्टूडेंट तो जाएगा ही, वो आपको भी लेके जाएगा। ठीक है। अब जहां तक बात है डिटेक्शन ऑफ प्लेजरिज्म की, ये प्लेजरिज्म डिटेक्ट कैसे करें? For detection plagiarism, it is done by comparison of similarity of submitted literature। जो आप मैंने लिटरेचर सबमिट किया, जो जिसको चेक करना है वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर से कैसे मैच कर रहा है। कौन सा एग्जिस्टिंग लिटरेचर? वो लिटरेचर उसमें बुक्स जो अवेलेबल बुक्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक ब्लॉग्स, इनसे मैच तो नहीं कर रहा है। इन चीजों को देखना है। डिफरेंट मैकेनिज्म है प्लेजरिज्म डिटेक्शन के, फिंगरप्रिंटिंग, इनको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, टेक्निकल चीजें हैं। भाई वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे डिटेक्ट करता है, ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिर भी इन जनरल अगर आप पढ़ना चाहें आगे इसको पढ़ सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग है, टर्म अकरेंस एनालिसिस होता है, साइटेशन बेस्ड प्लेजरिज्म एनालिसिस है, साइटेशन पैटर्न एनालिसिस है, स्टाइलोमेट्री है। इन पे बेस्ड, इन एल्गोरिथम पे बेस्ड करते हैं सॉफ्टवेयर और पकड़ते हैं कि भाई प्लेजरिज्म कैसे हुआ। प्लेजरिज्म की थोड़ी दिक्कत जरूर है कि रीजनल लैंग्वेज में या अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में प्लेजरिज्म चेकर काम नहीं करते हैं, पर आने वाले समय में सारे रीजनल लैंग्वेज सारे लैंग्वेज में कवर करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लेजरिज्म कैसे कर सकते हैं डिटेक्ट? मोटी मोटी बात बताता हूँ। पहले सर्च इंजन और डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, दो मेजर चीजें। सर्च इंजन बोले तो गूगल या कोई भी और सर्च इंजन। गूगल स्कॉलर में कॉपी टेक्स्ट, जो भी कॉपी टेक्स्ट आपने अगर टेक्स्ट डाला और एंटर मारा, जो टेक्स्ट आप चेक करना चाहते हैं कॉपी है कि नहीं है, आपका स्टूडेंट ने आपके पास लेके आ गया 500 वर्ड, आपने उसको बोला लिखने के लिए कि कुछ नया लिख के लेके आ, आपने उस 500 वर्ड की फाइल को जो है गूगल की सर्च बार में डाल दिया, एंटर किया, तो कॉपी जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है बोल्ड लेटर्स में आपको दिखता है आपको, है ना। कम से कम ग्रॉस आइडिया आपको मिलेगा। वर्ड लिमिट थोड़ा लिमिट रहती है, आप बहुत सारा टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं, तो केवल शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग के लिए ये थोड़ा बहुत क्लिक कर सकता है, बट इट्स नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन है प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स और प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर लाइक आइथेंटिकेट, प्लेजरिज्म चेकर एक्स, टर्निटिन, वाइपर, ग्रामरली, साइट प्लेज, प्लेजरिज्मा.net, Pro Writing Aid, MOS, Measure of Software Similarity, DupliChecker, PaperRater, CopyLeaks, Search Engine Report, Flag Tracker, Plagium, Prepossue and Urkut। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एंड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं। होता क्या है इन सॉफ्टवेयर के साथ, इश्यू क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला प्राइस, जो महंगा सॉफ्टवेयर होगा वो ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि उसका डेटाबेस ज्यादा कवर होता है, डेटाबेस के लेवल पे ही उसका प्राइस ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा चीजों से कंपेयर करता है, तो सही चीज सही आकलन करता है कि आप सिमिलैरिटी कितनी है। तो जो ज्यादा सटीक आकलन करता है उसका प्राइस भी ज्यादा होता है, उसका डेटाबेस कवरेज भी ज्यादा होता है। स्कोप ऑफ रिसर्च, आपका स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है कि वेदर इट इज डीलिंग विद द मेडिकल, बायोमेडिकल, मल्टीडिसिप्लिन, एनालिसिस टाइम कितना ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, किस एल्गोरिथम पे बेसिस, जैसे मैंने बताया साइटेशन पैटर्न है, स्टाइलोमेट्री है, फिंगरप्रिंटिंग है, इस पे डिपेंड करता है उस उन चीजों पे। इन ये जो फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कि कौन, इसके आधार पे जनरली कोई पॉपुलैरिटी आपको दिखेगी, कोई प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कौन ज्यादा कौन पॉपुलर है। जैसे कि अब मैं बात करता हूं कि जो जनरली जो है, जो अवेलेबल, जो फ्रीली अवेलेबल है उनके डेटाबेस लिमिटेड होते हैं और उनपे टाइम भी ज्यादा लगता है। जनरली जो बेस्ट एंड फास्ट सॉफ्टवेयर हैं वो कॉस्टली हैं, वो महंगे होते हैं, ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। और फैकल्टी मेंबर्स को जनरली जो है, जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सवाल है, वो कुछ सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं। खैर मैं उस पर बाद में आता हूँ। डेटाबेस जो कवरेज है उसके बेस पे अगर आपने कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट, जब आपने डिटेक्शन के लिए प्लगइन सॉफ्टवेयर में उसको सबमिट किया, कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट वो साइंस का पेपर है,
और आपने साइंस को टिक किया तब तो सटीक आकलन करेगा, लेकिन अगर लाइफ साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी को टिक कर दिया तो वो आकलन सही नहीं करेगा। तो कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट को चूज करना, सही चूज करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन अगर आपने ये चूज नहीं किया तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन में फेल कंप्लीट, ये पूरी तरह से कंप्लीटली फेल हो सकता है, जबकि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है लेकिन आपने कैटेगरी चूज गलत। भाई आपने संस्कृत के अध्यापक को जो है इंजीनियरिंग की कॉपी चेक करने दे दी, तो कहां से सही चेक करेगा, भले ही वो प्रकांड विद्वान हो संस्कृत का। ठीक है ना, तो मोटी मोटी बात ये समझिए। एनालिसिस टाइम, वाइड जब वाइड कवरेज डेटाबेस होगा तो टाइम ज्यादा लेगा थोड़ा, चाहे वो महंगा सॉफ्टवेयर भी है। वाइड कवरेज विद मिनिमम टाइम अगर चाहिए तो यू हैव टू पे मोर फॉर दी सर्विसेज। मैं एक तो जो है इस पे बात करना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर पे बात करना चाहूंगा। प्री पोस्टिव, ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट। नोट कीजिए इस चीज। इट गिव्स गूगल क्रोम में, इसमें गूगल क्रोम का एक्सटेंशन मिलता है, आपकी एक्सेस इजी होगी। इट हैज ए वर्ड, बट प्रॉब्लम क्या है, वर्ड लिमिट है। आप 1000 वर्ड से ज्यादा नहीं कर पाएंगे प्लेजरिज्म। टेक्स्ट जो है पेस्ट कर सकते हैं आप उस बॉक्स में और अपलोड कर सकते हैं फाइल को टेक्स्ट फॉर्म में, डॉकएक्स और पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो आपको रिपोर्ट देगा इस तरह। 100% यूनिक कंटेंट, 0% प्लेजराइज कंटेंट, इस तरह से दिखाएगा आपको। ठीक है कि ये लाइन यूनिक है, ये लाइन यूनिक है। ऐसे ऐसे रिपोर्ट आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड प्लेजरिज्म कंटेंट। अगर आपको फास्टर चाहिए तो आपको प्रीमियम वर्जन इसका परचेस करना पड़ेगा। तो जनरली फ्रीमियम बोलते हैं इनको, फ्रीमियम वर्जन मतलब जिनका लोअर वर्जन फ्री होता है और हायर वर्जन जो प्रीमियम वर्जन पेड होता है। तो अगर आपको फास्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। डुप्लीकेट चेकर वेब बेस्ड प्रीमियम एप्लीकेशन है, ये भी फ्रीमियम एप्लीकेशन है, फ्री प्लस प्रीमियम, प्रीमियम बोलते हैं इसको। फ्री वर्जन में 1000 वर्ड की लिमिट है, 1000 वर्ड, 1000 वर्ड से ज्यादा ही एक बार में चेक। इट इज वेरी इजी टू हैंडल, सुटेबल फॉर स्मॉल, छोटे छोटे काम के लिए चलेगा, काम काम कर सकता है। अपलोड कर सकते हैं फाइल डॉक फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल में, और इस तरह से जो है रिपोर्ट जनरेट होती है। प्लेजराइज्म कंटेंट को वो बताएगा इस तरह से, यूनिक कंटेंट को येलो कलर से या प्लेजराइज्म कंटेंट को रेड कलर से दिखाएगा। ठीक है, और 0% करके मतलब जो है रिलेटेड मीनिंग जो है ये बताएगा, मतलब पूरी रिपोर्ट आप इसको वापस से जनरेट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्न इट इन, ध्यान रखिएगा। नाम बहुत वाइड कवरेज वाला डेटाबेस वाला है, सॉफ्टवेयर है, फास्टेस्ट सर्विस देने वाला है, वन ऑफ द फास्टेस्ट, और ग्रामेटिकल मिस्टेक सजेशन जो है भी ये चेक करता है। सब्सक्रिप्शन इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है। यू कैन जस्ट पेस्ट योर टेक्स्ट इन द बॉक्स और यू कैन अपलोड योर फाइल इन द टेक्स्ट फॉर्म, डॉक फॉर्म, पीडीएफ फॉर्मेट। और रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉर्म ऑफ वेरियस कलर्स हाईलाइटिंग द, होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग के हिसाब से प्लेजराइज कंटेंट को ये पेश करता है रिपोर्टिंग में। कैसे, ये मैं बताता हूँ। जो 75 से 100% सिमिलरिटी वाला कंटेंट है वो रेड कलर में है, 50 से 74 इस कलर में, 25 से 49 येलो कलर में, ग्रीन कलर, ये 24% ऑफ ब्लू, कोई भी मैचिंग नहीं होगी। पता। तो डिग्री ऑफ प्लेजिज्म इज डिनोटेड बाय यूजिंग डिफरेंट कलर, जितने ये कलर कोडिंग डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ तो आगे आपको देखते ही पता चल जाता है कि यार ये खतरे की घंटी है, इसको पहले सही करना पड़ेगा। अब बजाय अवॉइडिंग प्लेजरिज्म एक नेक्स्ट सेक्शन है, इस पे जाने से पहले मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को, कि क्योंकि ये नेक्स्ट सेक्शन है जिसको मैं डील करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा, या कुछ चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। या अब मैं एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ आपको कंपेयर करने के लिए कि लेट मी चेक। ओके, देखिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि, यस, आई थिंक, हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक प्लेजरिज्म की जो है ना उरकुंड का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। उरकुंड जो सॉफ्टवेयर है, ये मैंने कहा ये ज्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में शोध शुद्धि नाम से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है।
लाइब्रेरीज में अगर नहीं अवेलेबल है, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू इनफ्लिबनेट। जो है इनफ्लिबनेट, मैं वेबसाइट भी दिखाऊंगा। वहां पर आप कह सकते हैं और फैकल्टीज को आईडी मिलती है इसकी। तो आपने खाली अपलोड करना, मैं एक प्रोसेस आपको एक वीडियो भी बताऊंगा इसका। देखिए ये सिमिलैरिटी बता रहा है कि 2% सिमिलैरिटी। ठीक है, ये मेरी अपनी आईडी है, उरकुंड की आईडी। ठीक है, जिसमें अपलोड किया गया था, और इस तरह से ये जो है रिपोर्ट को जनरेट करता है। ये एंटायर डॉक्यूमेंट है, जनरेट कर रहा है, ये बता रहा है ये वाला पार्ट से यहाँ इतना परसेंट कॉपी है, मतलब ये लाइन इतने परसेंट कॉपीड है इस डॉक्यूमेंट से। इस तरह से रिपोर्ट को जनरेट करता है। सर वो डॉक्यूमेंट दूसरी, अभी खुला नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं खुला, नहीं रुकिए अभी, सर। हाँ जस्ट ए मिनट, यानी शेयरिंग कुछ गलत हुई है, रुक जाइए। शेयरिंग है सर, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं खुला। डॉक्यूमेंट नहीं खुला, जस्ट ए मिनट, मैं सीधे डॉक्यूमेंट को शेयर करता हूँ, रुकिए आप, हाँ। जी सर। अब आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। जी सर, अभी दिख रहा है। देखिए उरकुंड है। उरकुंड मैंने बताया कि उरकुंड सॉफ्टवेयर की एक डाउनलोडेड रिपोर्ट है, एक टेक्स्ट। तो फिर ये फाइल का नेम है, उसमें टाइम स्टैम्प होती है, डेट होती है, किसने सबमिट किया उसको, किस ईमेल से सबमिट हुआ है। कोई स्टूडेंट भी मेरी इस ईमेल आईडी पे अगर इस आईडी पे, जो उरकुंड की आईडी पे है, कोई भी करेगा, तो उसको वो रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट जनरेट होकर मेरी आईडी पे मिलेगी, मेरी आईडी पे आ जाएगी। स्टूडेंट को कभी नहीं जाती। स्टूडेंट को मैं कहूंगा भैया इस आईडी में जो भी टेक्स्ट है वो देखना, फिर मैं चेक करूंगा। स्टूडेंट को कभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है, इट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर फैकल्टी मेंबर्स ओनली। ओके, तो ये सिमिलैरिटी लेवल आपको यहाँ दिखा देता है। जनरली पीएचडी थीसिस शोध गंगा में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में केवल उरकुंड से ही हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज टर्निटिन को यूज कर रही हैं, दैट इज फार बेटर देन उरकुंड। उरकुंड का डेटाबेस उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप, ये दिखाता है आपको कि भाई इसमें कौन सी, जैसे ये वाली जो लाइन है ये 30% मैचिंग है इस सोर्स से। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है, इस तरह से रिपोर्ट होती है। और इसमें अगर कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, कोई चीज एक्सक्लूड की जा रही है, बाय द वे किसी का अपना पेपर है, तो आप रिपोर्ट में एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो उसमें आपको पता भी चलेगा किस तरह से एक्सक्लूड किया जाता है। पर एक्सक्लूड आप नहीं करेंगे, मतलब कि ये लाइन है, ये मेरे ही पेपर से है, तो वहां पर वो मैचिंग दिखाएगा। तो अगर मैंने उसे अनक्लिक कर दिया, तो वो उसको सिमिलरिटी से एक्सक्लूड कर देगा। या कोई रेफरेंस नंबर है, रेफरेंसिंग है खाली, तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं आप। पर वो आप उसको डिफेंड करने के लिए, अगर स्टूडेंट जा रहा है, तो स्टूडेंट जा रहा है तो वो डिफेंड करेगा सुपरवाइजर के साइन से। और तब वो सुपरवाइजर गारंटी लेगा कि हाँ ये जो रेफरेंस है वो, या ये चीज जो एक्सक्लूड की जा सकती है रिपोर्टिंग से, तो जो सिमिलैरिटी लेवल है वो डाउन आ सकता है। वो आपको दिखेगा भी, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट करूंगा इसके बाद। तो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट में लूंगा आपसे, ताकि मुझे लगता है कि जो ज्यादातर चीजें आपको जो है उसमें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, आपको दूसरी फाइल दिख रही है कि मुझे वापस शेयर करना पड़ेगा? प्लेजरिज्म बाय लिविंग इम्पैक्ट, सर दिख रहा है। प्लेजरिज्म दिख रहा बाय है लिविंग सर। इम्पैक्ट दिख रहा है। यस सर। हम्म, ठीक है, ये टर्निटिन की वो है। अगर हम सेम कंटेंट की बात करें, अगर सिमिलर कंटेंट भी, करेक्टर, जो करेक्टर काउंट है ये है, तो इसमें आप देखिए अगर सिमिलर कंटेंट डालेंगे तो वो कंटेंट जो है, पता चला वहां 2% था, तो यहाँ आपको जो है उसका जो परसेंट सिमिलरिटी, ये टर्निटिन इस तरह से दिखाता है कि भाई ये लाइन यहाँ से मैच है। और ये ब्लू कलर है तो ये कम परसेंट का है, पर लेकिन ये रेफरेंस नंबर 2 से कॉपीड है। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, ये रेफरेंस नंबर 3 से कॉपीड है, ये नीचे दिखाएगा इसको। ये ज्यादा पोर्शन है, ये ज्यादा मैचिंग, तो इसमें ज्यादा रेड कलर की तरफ को जा रहा है, यानी ये ज्यादा मैचिंग है, रेफरेंस नंबर 1 से ही कॉपीड है। और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो लास्ट में आपको दिखेगी कि टोटल सिमिलरिटी कितनी है, 30% है। और इस वाले रेफरेंस से 20% मैचिंग है, मतलब तो यानी सबसे पहले, जब मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जब आपको प्लेजियरिज्म को प्रिवेंट करना होता है, काम करना होता है, करेक्ट करना होता है, भाई इस लाइन को चेंज करना है, तो सबसे पहले फोकस किसको करना है, मैक्सिमम परसेंट जहां पर आपको कॉपिंग हो रही है। ठीक है, जब आपके स्टूडेंट ने किया तो आप अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि भैया सबसे पहले काम तू इस वाले रेफरेंस पे कर। अब ये जो जिसमें हल्का फुल्का है उसको बाद में करिए आप काम। ठीक है, जैसे 3 नंबर वाला है, ये कम कॉपीड कंटेंट है, ये चल सकता है, आप नहीं भी करेंगे काम तो चलेगा। आपको मेजर, जैसे आप इस पे ज्यादा परसेंट वाले पे काम करेंगे, इस वाले 20% को अगर आप 2-5% पे ले आए, तो अपने आप ही टोटल जो सिमिलैरिटी है वो घट जाएगी, है ना। तो आपको काम मेजर सिंगल सोर्स से जहां ज्यादा कॉपीड है एक, और या ज्यादा प्रोपोर्शन, ज्यादा परसेंटेज कॉपीड है, इन दो चीजों को हमें फोकस करना चाहिए, अगर हम
इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो टर्निटिन इस तरह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देता है। और एक्सक्लूड कोड, देखिए एक्सक्लूड कोड दिखा रहा है कि ऑन है। अगर एक्सक्लूजन है तो आप होने को, तो मैं इन सारी चीजों को, अगर मैं भाई जो लाइब्रेरियन जो है, रिसर्च स्कॉलर का चाचा है, तो उसने वो ये भी कर सकता है कि भाई सारे के सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डाल दे और यहाँ 0% सिमिलरिटी कर दे। ठीक है। पर महोदय मैं आपको बता दूं, चाहे चाचा जी भी वहां बैठे हो, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जो एक्सक्लूजन कोट होता है ना, उसमें लिस्ट आ जाती है पूरी कि इन इन चीजों को एक्सक्लूड किया गया। आपको डिफेंड करना पड़ेगा उसको कि एक्सक्लूड का बटन क्यों दबाया गया, क्यों किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सुपरवाइजर ये कर सकता है, पर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी एक एक एक्सक्लूजन के लिए हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां क्लिक करते ही एक्सक्लूड हो जाती हैं चीजें। ठीक है। तो ये छोटी सी भी प्रेजेंटेशन मैंने आपको इस बात के लिए दिया। अब इससे पहले कि हम अगले सेक्शन की तरफ जाएं, मैं आपको बताऊं, एक दो तीन बातें बताता हूं चाहूंगा पहले। उरकुंड इनफ्लिब नेट का एक वो है, मैं आपको पहले तो शेयर करता हूं गूगल क्रोम को अपने पहले। या या खुल गया। ठीक है जी। सॉरी। चलिए इसी में देखते हैं क्या डालना है। इनफ्लिब नेट आपको मेरी बुक दिख रहा होगा। ठीक है। ये वेबसाइट है। हम्म, ठीक है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट। हाँ। हम्म। हम्म। मैंने थोड़ा म्यूट किया था एक कॉल रिसीव करने के लिए। एनीवे, तो ये मैंने बताया inflibnet.ac.in है। इस वेबसाइट को आप जरा देखिएगा, यूजीसी का ही जो है एक कंसोर्शियम है, ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, इन्फ्लिबनेट सेंटर। ये आपको देता है ई शो सिंधु, शो शुद्धि है, और इज नथिंग बट दिस थिंग। इसके अलावा ई रिसोर्सेज है डिजिटल लर्निंग की, आप इसको प्लीज गो थ्रू। और यहाँ पर आप जो है कांटेक्ट कीजिए, तो ये आपको पूरी जो है एक्सेस देंगे उस सॉफ्टवेयर की, जो वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की, टू ऑल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। ऐसा कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सबको मिलता है। लेकिन आपको प्रॉपर चैनल से थ्रू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको उसको अप्लाई करना होगा। आप यहाँ कांटेक्ट कीजिए, इनसे बात कीजिए। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ज्यादा आपका लाइब्रेरियन है, जो चीफ लाइब्रेरियन जो होती है पोस्ट, जो वो बात करेगा वहां पर। यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन मीन्स जो चीफ लाइब्रेरियन में, दैट टू प्रोफेसर लेवल पे होता है, अगर आपको जानकारी हो तो वो वहां कांटेक्ट करेंगे या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करेंगे, तो इंडिविजुअल फैकल्टी को वो आईडीज मिल जाती हैं, और आईडीज फैकल्टी मेंबर को लाइब्रेरी जाकर लेनी होती है अपने देकर, और उनको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है उरकुंड का। तो ये सस्ता सुंदर टिकाऊ फ्री जो वर्जन है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मिलता है। धीरे धीरे इसका जो डेटाबेस है वो भी बढ़ रहा है, तो जल्दी ये और अच्छा हो जाएगा। हाल फिलहाल हालांकि कई यूनिवर्सिटी जो पेज चेक कर सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर कोई है, तो मैं चाहूंगा कि आप टर्निटिन परचेस करें, इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन टर्निटिन का ले, वो ज्यादा बेटर है। रादर कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बजाय शोध शुद्धि को लेने के, उन्होंने जो है टर्निटिन को परचेस किया है। कई यूनिवर्सिटीज को मैं जानता हूँ जिनको टर्निटिन के ऊपर काम करे, कुछ तो ऑथेंटिकेट को लेकर जो महंगे सब्सक्रिप्शन है फैकल्टी मेंबर्स के बेस पे। तो दिस यू कैन अवेल। ओके। तो दिस वाज अबाउट द, ये कहें कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं, कैसे डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। अब डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को काम कैसे करना है, एक छोटा सा मैं वीडियो आपको रन कर रहा हूं, आप उसे देखिएगा। ठीक है। तब हम उसके बाद अपना ब्रेक लेंगे, जो एज यूजल ब्रेक लेना है। तो मैं एक वीडियो रन कर रहा हूं, शांति से उसको सुनिएगा। ठीक है। और देखिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है। तो लेट मी प्ले दैट वीडियो फॉर यू। रुकिएगा अभी, हाँ मैं आपके लोगों के लिए उसको वो करूंगा, प्ले करूंगा।
रुकिएगा। हाँ, मैं जरा क्वालिटी सेट कर रहा था इसकी, कि ताकि जो है आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी में दिखे। नाउ आई एम शेयरिंग। ओके, सॉरी। या अब मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको यूट्यूब का एक वीडियो, है ना? Yes, sir. It is visible. हाँ, या आई एम प्लेइंग इट फॉर यू। जस्ट ए मिनट। हाँ, मैं एक बार अपने को जो है वो कर लेता हूँ। मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सक्लूसिवली वो दिखे, और रिकॉर्डिंग में भी मुझको नहीं दिखना चाहिए। ओके, म्यूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वॉइस आपको तभी पहुंचेगी जब मैं अनम्यूट रखूंगा, ठीक है। ना आपको दिख रही है Yes, पूरी sir. स्क्रीन? Yes, sir. Now I'm playing. Please pay your kind attention. जी सर। It is a part of our course academic writing. एक मॉड्यूल है 10-11 मिनट का, जिसमें हमने बताया हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। डॉक्टर मोना सेमल्टी is telling you about the plagiarism detection software Urkund, that hands on as an hands on activity. Please go ahead. Hello everyone, a very warm welcome to all the learners. And in this module, I'm going to show you that how plagiarism is detected by Orkun. So this is the web page of Orkun. So Orkun is one of the very widely used plagiarism detection tool. So you can see this is the web page of Urkun. So how you have to detect plagiarism by using this tool. So the very first thing you have to do is you have to get an Urkun institutional ID. See, as you can see, you will get an ID from the Urkun. If you are a faculty member, so you will get an ID by your name. As you can see, this is my name and this is my Urkun ID, and you can share this ID to your students and they can upload or they can send the file to be checked for plagiarism by using this ID. So first step, you have to activate this ID. So here is a link. So as you can see this link. So to use your personal inbox, you first need to activate it via this link. You have to click on this link and your Google ID will be activated. So before moving to the next step, what you have to do is you have to go through from the Urkun manual. So this is the user guide. So I will show you. So you can see quick start guide Urkun. Just go through from these 3 to 4 pages, I think. These are 4 pages. Just go through. You will come to know everything, all the instructions in detail. Okay. So this is the instructions manual. The login page of Urkun. You have to just enter your username and password. You have to click the login. So by clicking the login, click, you will get this window.
So you will get this window, and this is showing the previously uploaded files and their reports. What you have to do is you have to upload your document by clicking on upload document. Okay. So the next window which you will get, that is submit document. So first step here, select analysis address or lecture below. So you can select the analysis address by clicking on the Google ID which is provided by Amazon. Okay. So the subject you can enter any subject name, for example. You can enter the file name which suits you. You can type some message. You want to give any message along with the report. Okay. And you have to, what you have to do is you have to drag file you have to select, just drag this file here. Okay. So this way I have dragged the file to this window. Okay. So here you can drag the file, and you can, the second option is to drop the file here by clicking drop files. In this way you can choose multiple files, and multiple files can be uploaded together. There is no problem in that. Word file, click open. So all these files are open. One more thing, you can upload Word document, doc file, PPT, PDF, and other formats also. So this way the files to be checked for plagiarisms are here. So you can, so I'm removing these files because it will take a lot. Okay. So I have kept only one file here, and I have submitted the document. So sending my document to the open. So okay, I will click OK here, document sent. Okay, fine. So you will get an information in your email that Urkun had received the file. By clicking on refresh and get an email. Okay, see, Urkun confirmation of report. You have got an email that your document is submitted. So now again move. You have to move to the dashboard. So this is the dashboard. So it's showing here that you have uploaded your file. Okay. So the plagiarism report will be pledged here like this. So here the plagiarism report will be pledged. So these are plagiarism report of previously submitted document, and you will get an information in your email also. You will get an email in your inbox that the submitted document has this much percentage of plagiarism. Okay. So you have to wait a little bit to get plagiarism report.
हेलो फ्रेंड्स, आपको वीडियो की आवाज आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नहीं येत मॅडम. नो मैम. हेलो अजय सर, जस्ट मिनट में थोड़ा पीछे लेता हूँ. हाँ सर. अभी यहाँ से था. जी सर. Little bit of Yes, time and it Fine. depends. Yes, sir. The time of generation of report depends on how lengthy your submitted file is. That means how many pages are there. If the file is too lengthy, it will take you more time. And if it is 1 or 2 pages, plagiarism report is generated fast. So it's taking too long. So I'm showing you the plagiarism report of another file. So as you can see, this file and it's 21% plagiarism. Just open this file. Okay. So the file is opening. So okay. So this is a detailed report of plagiarism of your submitted file. So the color content, as you can see, the color content is showing the plagiarized content, and these are the sources of plagiarism. 23% of plagiarism is showing, and here from these sources, you can exclude any source if it belongs to CC source, Creative Commons source. You can use that source because it belongs to Creative Commons source. Okay, so you can exclude. For example, showing that I am excluding this source, and so as you can see the difference that the plagiarism is reduced to 3%. So now the next step is you can export report in the form of PDF file. Plagiarism report. So this will show you like this. Orkut analysis result, analyzed document, the file name, submitted, the time and date, submitted file. Okay, and the significant value, the detail and the detailed is here. So you have to submit this report along with the research paper or the reviewer or wherever it is being asked. You have to submit the report. So you can submit this report. So dear learners, it was all about using Urkun for plagiarism detection. You can explore other similar plagiarism detection software for your academic writing. Stay tuned for more lessons and happy learning. तो आपको मैं थोड़ा करके एक क्विक ओवरव्यू वापस से देता हूं कि आपको जो है ये जो बताया है कि ये जो उरकुंड का जो आईडी थोड़ा प्लेज हो सकता है नया हो गया हो. लॉगिन करने के बाद आपको जब लॉगिन करना है आपकी आईडी जो मिली रहती है उस आईडी को एक्टिवेट करना होता है. ठीक है. आईडी को एक्टिवेट करने के बाद ये जो आईडी जब आपने एक्टिवेट कर दी अपनी आपको आईडी जो है लाइब्रेरियन से मिलेगी. ठीक है. तो और आप उसकी जो गाइडलाइन है उनको पढ़ लें जो उरकुंड के जो मैंने ये जो दिख रही है आपको 3 पेज की इसको आपको पढ़ लेना है जिससे से आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है. ठीक है. जब ये करेंगे आप हाँ तो जब ये आप ये देख लेते हैं ये जब ये स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करके आप सारी जो डिटेल्स है उसको पढ़ लें कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं मतलब एफएक्यू है एक तरह से कि आप कैसे कैसे यूज करेंगे ये सारा आपने पढ़ लेना है. ठीक है. नाउ आपने अपनी आईडी जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको वहां से मिला है उसको एंटर करना है. एंटर करने के बाद आपने जो है उरकुंड के डैशबोर्ड पे जाना है. उरकुंड के डैशबोर्ड पे जैसे आप जाते हैं तो आपको आपका पुराना काम भी दिखेगा. ठीक है. तो आपने जो है उस फाइल को सेलेक्ट करना है. फाइल को सेलेक्ट करके
एनालिसिस एड्रेस आपको एक पर्टिकुलर मिला रहता है, उस एड्रेस को वो वहीं पर आएगा, डैशबोर्ड में अपने आप ही दिख जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको वो जो है एनालिसिस एड्रेस आपको मिलेगा। देखिए ये एनालिसिस एड्रेस है, अपना आप ही आ जाता है उस आईडी में जनरेट करने पे। वो डाल के आपको अपनी फाइल को अपलोड करना है। कोई भी सब्जेक्ट डाल दीजिए, सब्जेक्ट करके आपने वो चाहे तो ड्रैग कर लीजिए या सेलेक्ट करके फाइल को डाल दीजिए। एक या एक से अधिक फाइल आप एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सबमिट या अपलोड बटन जो भी आपका है, वो आपने सबमिट बटन या आपने ये वाला जो बटन है वो आपने डाल दिया और सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको इंस्टेंट एक ईमेल मिल जाती है कि हाँ आपने एक सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, वो आपको मिल गई। और कुछ देर बाद डिपेंडिंग अपॉन दी कि वो कितनी लंबी है फाइल, कितनी बड़ी फाइल है, आपको वापस एक रिपोर्ट यहाँ ईमेल में भी मिल जाएगी कि वो रिपोर्ट ईमेल में भी आती है। और डैशबोर्ड में जैसी वो जनरेट होती है, वो डैशबोर्ड में वो फाइल आपको यहाँ दिखती है उसकी परसेंटेज सिमिलैरिटी के साथ कि भाई वो इतना परसेंट सिमिलर है। आप उसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहां वो परसेंट लिखा है, तो आपकी वो फाइल पूरी खुल जाएगी। उस फाइल को जब आप खोलेंगे तो आपको जो है फाइल की पूरी रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। आप उस फाइल को देखिए। उस फाइल को जैसे आप देखते हैं, ये वो फाइल आपको दिख गई, 23% था जय मान लिया, ठीक है। और आपको ये मिल जाता है ये यहाँ से 100% है, ये एक्सटर्नल सोर्स है और ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। अब ये क्रिएटिव कॉमन्स का है। जैसे अगर आपको पता हो कि जो कॉपीराइट नहीं होते, सम राइट रिजर्व होते हैं, मेरा ही कंटेंट था तो हमारा ही कंटेंट था तो हमने इसको क्या किया, इसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे लेके आए। आपको लाइब्रेरियन को डिफेंड करना पड़ेगा कि ये मेरा ही कंटेंट है, आउट ऑफ पीएचडी वर्क है, तो वो वहां एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इसको अनक्लिक कर देगा, ठीक है। अनक्लिक करते ही देखिए जैसे ही इसने क्लिक किया, इसको अनक्लिक किया, तो ये एक्सक्लूड हो गया इस प्लेजरिज्म रिपोर्ट से। प्लेजरिज्म रिपोर्ट से एक्सक्लूड होते ही आप यहाँ देखेंगे देयर विल बी चेंज इन सिमिलैरिटी परसेंटेज। देखिए ये 3% पे आ गया 23 से, यानी अब 3% रह गई खाली, ठीक है। बाकी आपको बदर करने की जरूरत नहीं है आप इसमें, तो आप यू कैन गो अहेड। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब आप इस रिपोर्ट के एंड पे जाते हैं तो जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें ये एक्सक्लूजन, इसको एक्सक्लूड किया गया, ये लिखा हुआ होगा एंड के नीचे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये चाचा जी भी आपको डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि वो रिपोर्ट जो एक्सक्लूजन की आपने जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको वो दिखाएगा कि इन रेफरेंस को इंक्लूड किया गया, इनको एक्सक्लूड किया गया है, वो आपको रिपोर्ट में जरूर बताएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी जो है डिफेंड किया जाता है कि भाई किस बेस पे आपने एक्सक्लूड किया। तो आप हर किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने हर एक को अनक्लिक कर दिया तो 0% होगी थी सिमिलैरिटी, ऐसा नहीं होता है। तो ये नटशेल में हमने आपको ये बताया। तो आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग नाउ। तो या तो आई थिंक यू माइट हैव गॉट द आइडिया कि क्या है, कैसे प्लेजरिज्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम जो है क्वेश्चंस में बाद में ही लूंगा एक साथ, क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट फेज में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे, क्योंकि प्लेजरिज्म ऐसा फील्ड है इसमें क्वेश्चंस का बम्बार्डमेंट बहुत होता है, बहुत क्वेरीज होती हैं। आई नो वेरी वेल, आई हैव बीन कंडक्टिंग वेरियस वर्कशॉप एंड टॉकिंग देयर, सो आई हैव द एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। बट आधे घंटे में मिलते हैं मेरे ख्याल से, क्यों मैडम? जी सर। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू, सर, we will join again by 12:20. ओके, बाय।